हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। और आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो मेक इट इजी मैकेनिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर अभी तक सब्सक्राइब किए बिना हुए आप इस सीरीज में यहाँ तक पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, खास करके आरआरबी जेईई से रिलेटेड। तो एक डिस्कशन बच्चे बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसका जो सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली तो है नहीं कहीं पे, लेकिन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये है आपका कि न्यूक्लियर एनर्जी ये रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है, इसका टाइप कौन सा है। ठीक है, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। देखो, इसके पॉल्यूशन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पॉल्यूशन के कंट्रोल को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इसके टाइप को, है ना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है कि रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं। तो उसमें जो है कैटेगराइजेशन ये कहीं बीच में आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये आपका है कौन से प्रकार का, और इसके और भी कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा जो है, इसके ये किस मूल सिद्धांत पे, किस बेसिक्स पे काम करता है। तो ये बच्चे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन जिसे हम कहते हैं, इसमें बेसिकली बच्चे क्या होता है कि कोई भी हैवी रेडियोधर्मी परमाणु, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या किया जाता है, इसका जो न्यूक्लिय है, नाभिक है, उसमें जो है आपका धीमी गति वाले जो न्यूट्रॉन है ना, उन न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और उसके बाद ये जो नाभिक है ये हल्के हल्के नाभिकों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे इस तरीके की कोई प्रोसेस होती है जहां पर कि हम किसी नाभिक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी न्यूक्लिय को हम इस तरीके से जो है तोड़ रहे हैं, तो ये आपका ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इसे परमाणु विखंडन कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसमें होती खूब सारी एनर्जी रिलीज, और यहीं से जो है आपका पावर जनरेशन किया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और इसे जो है परमाणु विखंडन कहा जाता है। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है ना, वही आधार आप लोगों को याद रखना है कि इस पे आपके ये काम करते हैं। उसके बाद बच्चे जो रिएक्शन होती है ना, उसमें आपका क्या होता है, जैसे कि हम बहुत कॉमनली यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम पे जब हम बच्चे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के बाद में जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें आपका एक तो जो न्यूक्लियर है वो टूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक है तो 1 से 3 हो जाएंगे, 1 से 6 हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो है खूब सारी जो है एनर्जी निकलती है। लेकिन यूरेनियम जो टूटता है तो कोई ना कोई जो है आपका फ्यूजन का प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यूरेनियम का ही कोई ना कोई आइसोटॉप बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो रिएक्टर्स होते हैं, वहां पे जो कॉमनली फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे हम यूरेनियम 235 इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा जो है ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है आपका प्लूटोनियम है 239, और फिर जो फ्यूचर का जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है आपका थोरियम। थोरियम की अगर हम बात करें बच्चे तो भारत में इसके भंडार है, सबसे ज्यादा भंडार जो है भारत में आपको मिलेगा केरल के जो तट है ना, वहां पे है मोनोजाइट रेत, और उस रेत में जो है आपका थोरियम है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे रिएक्टर काम कर रहे हैं वो ज्यादातर जो है सिर्फ यूरेनियम वाले हैं। अभी रिसेंटली जो है जो कल्पक्कम रिएक्टर है उसने यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया है। तो बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बच्चे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें जो है हम अपने ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में जो है इन चीजों को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले फेज में हमने यूरेनियम का इस्तेमाल करा, दूसरे फेज में हम यूरेनियम से ही जो है आपका प्लूटोनियम बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और तीसरे फेज में क्या होगा, हम थोरियम बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका 3 फेज वाला भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोनोजाइट रेत में जो है भारत में पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चे परमाणु रिएक्टर की। कोई भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो वहां पे जो है आपकी 3 चीजें होती हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले मॉडरेटर होता है, मंदक होता है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये तेज गति से अगर कोई न्यूट्रॉन चल रहा है तो उसकी गति को धीमा कर देता है, ताकि ये जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड हो, अनकंट्रोल्ड ना हो, है ना। तो कंट्रोल में रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसान के कंट्रोल में है तो उसे तेज करना, धीमा करना, है ना, वो इंसान के बस में है।
इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडरेटर के रूप में क्या इस्तेमाल होता है। तो मॉडरेटर के रूप में जो है D2, जिसे कि हैवी वाटर कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है, ये इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्य जल जो कॉमन वाटर है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कंट्रोल रोड है, नियंत्रक छड़ें हैं। इसमें बच्चे आपका क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रॉन अगर निकल रहे ना, तो जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उसको सूखने का काम जो है ये छड़ें जो है काम करती हैं। तो इससे क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो बेकाबू नहीं होती है, मतलब कि अनकंट्रोल नहीं होती है, कंट्रोल में होती है। और ये जो छड़ें होती हैं अधिकतर जो है कैडमियम की होती हैं, ठीक है, या फिर जो है बोरोन की छड़ें होती हैं। ये भी आपको याद रखना है, तो इन्हीं कहा जाता है कंट्रोल रॉड्स। उसके बाद में जो है आपका कूलेंट होता है, शीतलक होता है। तो इसमें बच्चे आपका क्या होता है, रिएक्टर में जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस गर्मी को सोख करके भाप बनाने के लिए जो है आपका इनका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है, लिक्विड सोडियम, उसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना बच्चा, CO2 का क्या हो रहा है, इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो ये तीन जो है आपको इसके कंपोनेंट याद रखने हैं कि मॉडरेटर के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसका काम क्या है, कंट्रोल रॉड के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसका काम क्या है, कूलेंट है ना। वैसे जो मैकेनिकल वाले हैं आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये वाला चैप्टर है ना, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक रिवीजन जो है आपको लिए ये हो रहा है। उसके बाद बच्चे आपका जो अगली चीज है जो हमें पढ़नी है वो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। अब हमें पता लग गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस तरीके से ये चीजें इसमें आपकी इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसका पॉल्यूशन किस टाइप का होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा हैवी वाटर इस्तेमाल हो रहा है, कैडमियम इस्तेमाल हो रहा है ना, साथ में जो है आपका ग्रेफाइट की छड़ें इस्तेमाल हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका फ्यूल, यूरेनियम हो चाहे प्लूटोनियम है चाहे आपका थोरियम हो, इनका इस्तेमाल जब किया जाता है तो जो पॉल्यूशन है उसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें होंगी। हमने देखा कि यहाँ पे जो हीट होती है बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जिसके कारण इसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी को जो है नदियों में छोड़ा जाता है, तो उसके कारण थर्मल पॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन की अगर हम टाइप देखेंगे, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे जो पहला टाइप आता है वो है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बेसिकली क्या होता है बच्चे, जब हम इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं या फिर हम यूरेनियम को इस्तेमाल करें, यूरेनियम किसी आइसोटोप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां से जो है आपका रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और ये जो रेडिएशन है पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का अल्फा बीटा गामा किरणों का रिसाव होता है, और ये जो आपका रेडिएशन है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, ना केवल इंसानों के लिए बल्कि सारे के सारे जीवित प्राणियों के लिए, ठीक है। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी प्रकार के, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन सब के लिए जो है आपका ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो पहला जो बच्चे इसका इफेक्ट है वो है आपका रेडिएशन। रेडिएशन जो है अलग अलग फॉर्म में आता है, मतलब कि वो आपका बीटा रेस की फॉर्म में, गामा रेस की फॉर्म में, अल्फा रेस की फॉर्म में आता है, और इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं, वो होती है आपकी गामा रेस, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका क्या होता है कि गामा रेस जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो है आपका इनके कारण डीएनए में चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कैंसर तक का कारण जो है ये रेस बनती है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एक्सरे के लिए भी कहा जाता है बहुत बार कि बहुत ज्यादा शरीर का एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, कैंसर सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका चीज होता है किसके साथ में, गामा रेस के साथ में। जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जापान में जब अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था, न्यूक्लियर वेपन से हमला किया गया था, परमाणु बम से अटैक किया गया था, तो वहां पे उस समय तो हानि हुई, लेकिन उसके बाद में जो आने वाली जो पीढ़ियां हुई, उस समय जो लोग जो सर्वाइव हो गए, उनके जो डीएनए है उनमें जो है आपका म्यूटेशन हुआ, मतलब कि डीएनए चेंज हो गए, है ना। तो उसके बाद जो पीढ़ियां आई उनमें जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, है ना। उनका जो शरीर था, किसी का जो है आपका डिसेबल था, है ना, किसी में जो है अलग अलग प्रकार की जो है म्यूटेशन के एग्जाम्पल देखने को मिले। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीज है रेडिएशन, ठीक है। इसीलिए जो है बहुत ज्यादा सरदर्दी वाला जो एक टॉपिक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपका कि जब ये रेडियोधर्मी पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना इस्तेमाल हुआ वो तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो वेस्ट बचेगा उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो वेस्ट ऐसा तो है नहीं कि उसको जला दिया जाए, है ना, या फिर उसको खुले में छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां से लगातार रेडिएशन निकलता है, और रेडिएशन हमारे शरीर के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो पहला जो है बच्चे आपका है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। उसके बाद में जो है आपका थर्मल पॉल्यूशन भी यहां से होता है। थर्मल पॉल्यूशन में आपको याद रखना है परमाणु संयंत्रों से जो पानी निकलता है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है आपका गर्म होता है। तो गर्म होता है, इसीलिए जब उसे समुद्रों में या फिर नदियों में छोड़ दिया जाता है
तो वैसी बात है, अगर वो नदी में जाएगा तो नदी के पानी को बढ़ाएगा, नदी के पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। और नदी के पानी में या फिर समुद्र के पानी में जो है रहते हैं मरीन जो जीव है ना, वो रहते हैं, तो उनके लिए इतना टेम्परेचर झेल पाना वो मुश्किल हो जाता है, तो उनके सर्वाइवल पे जो है क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि थर्मल पावर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे थर्मल पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बच्चे आपका ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो तापीय प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण दोनों ही प्रकार के प्रदूषण यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, है ना, पावर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है या फिर सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज है वो है बच्चे आपका ये कचरा, है ना। जो वेस्ट निकलता है इन प्लांट से वो बहुत ही ज्यादा सरदर्दी वाला होता है। बाकी सारा वेस्ट तो एक समय के लिए हम एक टाइम के लिए जो है आपका डिस्पोज कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके उसको निकाले जाते हैं। इसके लिए आपका क्या होता है, देखो हाई लेवल वेस्ट, इसमें जो रेडियोधर्मी कचरा होता है ना बच्चे, वो आपका 3 प्रकार का होता है। कोई भी न्यूक्लियर प्लांट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है आपका लो लेवल वेस्ट निकलता है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा होता है 90%। 7% जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट निकलता है और सबसे कम निकलता है आपका हाई लेवल वेस्ट, लेकिन बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये जो हाई लेवल वेस्ट होता है बच्चे, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये होता है परमाणु ईंधन। जिस ईंधन का हमने इस्तेमाल किया यानी कि यूरेनियम, है ना, वो ईंधन जो कि हमने इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद में बच्चे आपका जो इस्तेमाल हुआ ईंधन है वो बच जाता है। ये अत्यधिक रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है और हजारों सालों तक जो है आपका खतरनाक बना रहता है। तो पहला हो गया आपका HLW। उसके बाद में आता है आपका ILW यानी कि इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट। इसमें आपका बेसिकली रिएक्टर में जब कोई भी रिएक्टर के जो हिस्से होते हैं, क्योंकि रिएक्टर जो है ऐसे तो बना नहीं होगा, बहुत सारी जो है वहां पे आपकी इक्विपमेंट्स लगी होंगी, बहुत सारी जो है वहां पे आपकी मशीन लगी होंगी, है ना। तो रिएक्टर के जो हिस्से होते हैं, जो केमिकल कचरा वहां से निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि रेडिएशन को सोख लेता है। तो अगर वो वेस्ट में जाएगा तो वैसी बात है उसमें भी रेडिएशन है, तो वो भी जो है आपका हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसे क्या जाता है ILU यानी कि मध्यम स्तरीय कचरा। उसके बाद में आता है आपका LLW निम्न स्तरीय कचरा। बेसिकली इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके कपड़े हैं, ठीक है, जो टूल वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। हॉस्पिटल का कचरा इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका 90% हिस्सा बचे आपका यही वाला होता है LLW, है ना। तो LLW को तो फिर भी आपका क्या होता है कि मैनेज करना, इसको जो है इंसरेशन के माध्यम से, है ना, जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़ी ज्यादा टेम्परेचर में जो भट्टियां काम करती हैं वहां पे जो है इस तरीके के मटेरियल को जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है ना। लेकिन जो आपका HLW है, ILW है, उनको थोड़ा सा देख करके संभाल करके जो है आपका डिस्पोज करना पड़ता है। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि इसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो तरीका है इसे डिस्पोज करने का, ठिकाने लगाने का, नियंत्रण के जो उपाय है वो है आपका वेट्रिफिकेशन। वेट्रिफिकेशन यानी कि इसको जो है आपका कांच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ध्यान से देखना है इसे। जो खतरनाक तरल रेडियोधर्मी कचरा होता है उसको रसायनों के साथ में मिलाकर के ठोस यानी कि ग्लास में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लास के ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो जमीन के पानी में ना मिले, मतलब कि इसकी मिलावट ना हो पाए किसी के साथ। वो मिट्टी के साथ मिल सकता है अगर लिक्विड रहेगा, वो जो है आपका पानी में मिल सकता है अगर वो लिक्विड रहेगा, इसीलिए उसका सॉलिडिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चे, इसे कहा जाता है विट्रिफिकेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो तरीका है वो होता है आपका डीप जियोलॉजिकल डिस्पोज्ड। उसके बाद में विट्रिफिकेशन हुआ, हमने जो है सो सॉलिड कर दिया। उसके बाद में जो सॉलिड वेस्ट बना है उसको जो है आपका बड़े बड़े जो है कंटेनर्स में, है ना, बिल्कुल हाई लेवल स्टील होता है उसके कंटेनर्स में जो आपका भरा जाता है, और जमीन के बहुत नीचे, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कि भूकंप आने के चांसेस ना हो, ठीक है, जहां पर भूकंप आने के चांसेस ना हो, जहां पर पानी के स्रोत ना हो, उससे दूर जो है आपका जमीन में सबसे नीचे जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, खास करके जो आपके बच्चे ग्रेनाइट्स होती है ना, जैसे ग्रेनाइट से, वहां पर जो है आपका ठोस चट्टानों में उसे दफना दिया जाता है सैकड़ों मीटर नीचे, मतलब बहुत जो है आपका डीप बरियल किया जाता है इनका, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार का जो रेडिएशन है वो लीक होने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये है आपका डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल। उसके बाद आता है बच्चे आपका कूलिंग टावर्स। अब देखो हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन तो हो रहा है, साथ में जो है आपका थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो थर्मल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, थर्मल पॉल्यूशन को बच्चे आपको
आपका कूलिंग टावर से कंट्रोल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी न्यूक्लियर प्लांट की फोटो में आपको दिखाऊंगी तो आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये आपके बेसिकली क्या है, ये है आपके कूलिंग टावर। कूलिंग टावर बच्चे ऐसे काम करता है ना, जो पानी हमने यूज किया है उसे अगर हम बाहर भेजेंगे तो वो गर्म नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या किया जाता है, गर्म पानी को नदी में छोड़ने से पहले कूलिंग टावर में ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो थर्मल पॉल्यूशन है उसे प्रिवेंट किया जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो पानी जब आपका जब ठंडा हो रहा था तो वाटर वेपर जो है बच्चे इस तरीके से मॉइस्चर के रूप में ना, भाप के रूप में जो है आपका उड़ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो ध्यान से सुनो बच्चे, सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि जो ऑफिशियल कैटेगराइजेशन है, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, साइंस की मैगजीन पे आप जाओगे, इन्वायरमेंटल मैगजीन पे आप जाओगे जो कि ऑफिशियल है ना, उनके अकॉर्डिंग जो ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है वो गैर नवीकरणीय है, ठीक है। तो वर्सेस की तो बात ही नहीं है। जो ऑफिशियल कैटेगराइजेशन है वो है आपका नॉन रिन्यूएबल का। नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि आपको पता है कि यूरेनियम जो है इसकी मात्रा जो है लिमिटेड है ना। ऐसा नहीं कि सालों साल तक जो है आपका रिन्यू होता रहेगा, इसकी जो मात्रा है वो वैसी है जैसे फॉसिल फ्यूल की है, ये लिमिटेड है। एक बार समाप्त होने पर इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए जो है आपका नॉन रिन्यूएबल है। 101% याद रखो, इसकी कैटेगराइजेशन आपकी यही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा क्या है बच्चे कि ये नॉन रिन्यूएबल तो है लेकिन इसे क्लीन एनर्जी में काउंट किया जाता है। क्लीन एनर्जी में काउंट क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 इस्तेमाल तो हो रही है लेकिन CO2 जनरेशन जो बाकी हमारे जितने भी बच्चे हमारे परंपरागत सोर्सेज है एनर्जी के, आप देखो फॉसिल फ्यूल के इतने सारे हमारे पास में, फॉसिल फ्यूल के इतने सारे जो है हमारे पास में, जो कोल है या फिर पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है ना, तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या करता है, CO2 एमिशन के काम करते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पर जब यहाँ पे एनर्जी जनरेशन का काम किया जा रहा है ना बच्चे, तो कम से कम यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये जो है आपका नहीं निकलता है, मतलब CO2 यहाँ से जो है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता है, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी के सोर्स के रूप में इसे काउंट किया जाता है। तो मतलब कि नॉन रिन्यूएबल है लेकिन क्लीन एनर्जी से कहा जा सकता है क्योंकि CO2 उस मात्रा में यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इसका अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि अभी कुछ रिएक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि वो रिएक्टर यूरेनियम जितना इस्तेमाल करते हैं ना, उस इस्तेमाल जो यूरेनियम है उसको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा से रीयूज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे आपका जो पावर प्लांट होता है उसे FBR कहा जाता है। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब कि एक बार आपको यहाँ पे फ्यूल देना है, बाकी जो है उसी फ्यूल को जो है आपके आगे क्या करता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा, यूरेनियम से प्लूटोनियम बना देगा खुद ही, ठीक है। तो इस तरीके का बच्चे आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी का सोर्स है ये आपका रिन्यूएबल है, क्योंकि बार बार जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ से बार बार उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको जो है आपका ज्यादा सस्टेनेबल माना जाता है। इसमें बिजली बनाते समय ये रिएक्टर क्या करता है, जितना फिसाइल फ्यूल, जितना फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा जो है आपका ये फ्यूल बनाता है। तो जितना इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है आपको रिसाइकिल करेगा, फिर रीयूज करेगा, रिसाइकिल करेगा, रीयूज करेगा। तो इसीलिए इसका नाम है ब्रीडर। ब्रीडर मतलब ये जनरेशन का भी काम कर रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इस प्रकार के जो दुर्लभ जो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, जो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे जो है आपका FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है भरपूर मात्रा में मौजूद नॉन फिसाइल यूरेनियम 238 इसको नए प्लूटोनियम में किस में कन्वर्ट करता है, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करता है, जिससे कि फ्यूल की कमी होती ही नहीं है ना। तो ये जो है आपका फ्यूल यूज करना और फ्यूल बनाना दोनों ही काम कर देता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली बच्चे अप्रैल महीने का ही आपका करंट अफेयर है, आपको याद रखना है। अप्रैल महीने में हमारा एक कंपनी का नाम याद रखना, भाविनी नाम है इसका, ये कंपनी इसको जो है आपका रेगुलेट कर रही है। कलपक्कम कहाँ पे है, ये आपका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु में। इसने जो है FBR में जो प्लूटोनियम बनाने की क्रिटिकलिटी थी ना वो अचीव कर लिया, मतलब कि इकलौता हमारे पास में FBR है जो कि प्लूटोनियम भी बना रहा है, मतलब कि हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्लान है, नेशनल मिशन है, उसमें सेकेंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, कहाँ पे है ये आपका कलपक्कम कहाँ पे ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम इन तमिलनाडु
देखो, द इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर at Kalpakkam, Tamil Nadu successfully attained its first criticality on 6 अप्रैल 2026, है ना। मतलब इसने कि सक्सेसफुली यूरेनियम से प्लूटोनियम बना दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का ये पहला बच्चे आपका FBR है कलपक्कम तमिलनाडु में, और अभी जो है आपका ताजा करंट अफेयर में आपको बता रही हूँ 6 अप्रैल 2026 की बात है। इसने अपनी क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में। उसके अलावा जो भारत का 3 स्टेज वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें आपका यही है। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया बच्चे? हैवी वाटर वाले रिएक्टर बनाए। सेकंड स्टेज में जो है हमने FBR बनाए, ठीक है, और FBR का जो मेन पर्पस है वो यही है कि प्लूटोनियम भी हम इस्तेमाल करें एनर्जी जनरेशन के लिए। उसके बाद में जो थर्ड है जो कि अचीव करना अभी रह गया है वो है आपका कि हम अपने देश में जितना भी थोरियम है उसको जो है एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया केरल के तटों पे मोनोजाइट रेत है जिसमें कि आपका थोरियम है, ठीक है। तो 3 स्टेज वाला बच्चे हमारा क्या है? ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें से कि पहला तो अचीव कर लिया गया है, सेकंड वाले में अभी हम एंटर हुए हैं, है ना। अभी इसको जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है आपका एक तरीके से कंज्यूम करना हमने स्टार्ट नहीं किया है। और तीसरा जो है आपका ये है यूजेस ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, दोनों ही फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 स्टेज वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो कि आपको याद रखना है। बाकी बच्चे अगर हमारे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में ओपन किया गया था 1969 में, यूएसए की मदद से हमने इसे ओपन किया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपके भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र रसिया की सहायता से हमने बनाया कुदानकुलम, बहुत बड़ा है बच्चे। सबसे ज्यादा अगर आप पावर कैपेसिटी देखोगे ना इसी की है, कुदानकुलम की है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका नोरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटका में है, रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में है, इसे याद रखना। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है ये इंडिजीनियसली हमने बनाया, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी पे से बनाया गया है। तो इस तरीके से बच्चे ये आपके कुछ है, इनको याद रखिएगा, कोई भी जो है एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आपका महत्वपूर्ण संगठन का, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसको जो है आपका रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जब तारापुर में बच्चे आपका बना था ना, उसके बाद में जो है आप यहाँ पे देखेंगे भारत का सबसे प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, नाम इसका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ट्रॉम्बे मुंबई में आपको मिलेगा। उसके बाद है आपका यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, याद रखिएगा। ये क्या करता है? भारत में जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उनकी सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। उन पे जो है आपका रेडिएशन नियंत्रण की निगरानी रखता है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है परमाणु ऊर्जा अधिनियम, यह है 1962 का, याद रखना। भारत में परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण इस्तेमाल करने के लिए जो ऑफिशियल एक्ट है, जो एक कानूनी लीगल जो लॉ है, उसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बच्चे ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे बहुत ही सोच समझ करके इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो उसके लिए जो है आपका इंटरनेशनली तो बहुत सारी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, लेकिन हमारे देश में भी जो है आपका कानून भी बना हुआ है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ठीक है, कैसे जो है इसके कचरे को रेगुलेट किया जाएगा, कैसे जो है इसमें कितनी पावर जनरेट की जाएगी, कौन से कंट्री का सहयोग किया जाएगा, है ना। हमारे देश में जो है आपका FBR या फिर जो आपका 4th फेज है वहां पर कैसे कैसे जाना चाहिए, तो उस सब के लिए जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आई होप ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा RRB JEE CBT 2 में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे CBT 2 के लिए अभी तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए और जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैकेडीजी मैकेनिकल पे भी, मैकेडीजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाएंगे तो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी तरीके की टॉपिक के साथ में आपको रोज मिलती रहूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।